हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी जेम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने यूट्यूब पे एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिस लेक्चर सीरीज में हम आईआईटी जेम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा है लेक्चर नंबर 16। एक बात मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि अगर आपको इन लेक्चर में कराए गए क्वेश्चन की बेहतर अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो पहले आप जाके थ्योरी वाले लेक्चर देखो और फिर इन क्वेश्चन को करो। 100% आपके समझ में आएगा और आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स में बनेगी। तो पहले क्या करना है, थ्योरी वाले लेक्चर देखना है, उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप इन क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। और इन लेक्चर में भी हम जब इन क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो सीधे सीधे आंसर नहीं निकाल देंगे, हम उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर किसने पहली बार इन क्वेश्चन को कर रहा है या बीएससी फर्स्ट ईयर में है तो उसको थोड़ा बहुत समस्या हो सकती है, तो पहले उसको थ्योरी पढ़नी है और फिर जाके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1? देखो भाई, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 2017 में आया हुआ है, 2017 में आया है और इसका कहना है ए वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है ओवर रीजन, जहां रीजन दे रखा है मेरे को कुछ इस तरह से, रीजन डिफाइन है इज, यानी इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन इस रीजन में कितना होगा ये हमें निकालना है। अब किसका क्वेश्चन है भाई? ये वेक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो वेक्टर एनालिसिस वाली अगर आपने प्लेलिस्ट देखी है तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है और इस टाइप के क्वेश्चन हमने वहां पर भी सॉल्व किए हुए हैं। तो अगेन किसका क्वेश्चन है भाई? जेम का क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो भाई कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करोगे? पहले किसको देखो, फंक्शन को देखो। हमारे पास जो हमें फंक्शन गिवन है कुछ किस तरह से गिवन है भाई? जो फंक्शन है हमारा कुछ इस तरह से मुझे गिवन है कि फंक्शन जो है किसका फंक्शन है मेरे पास है r, थीटा, फाई का फंक्शन है। r, थीटा, फाई किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आते हैं? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आते हैं। यानी यहां पर हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे वो कौन सा वाला होगा? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यहां पर यूज करेंगे। तो यहां मेरे पास एफ आर थीटा फाई इक्वल टू मुझे गिवन है कितना? दिस इज अवर आर स्क्वायर कॉस थीटा। किसका गिवन है मेरे पास? आर स्क्वायर कॉस थीटा के बराबर गिवन है। मुझे क्या करना है? इस फंक्शन का वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालना है, यानी मुझे ये निकालना है एफ आर थीटा फाई ऑफ डीवी ओवर अवर गिवन रीजन। इस रीजन में हमें ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अगर मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस डीवी की वैल्यू निकाल दूं तो फिर कहानी अपने आप क्या हो जाएगी? रिजॉल्व हो जाएगी। तो सिंस वी नो दैट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस वॉल्यूम एलिमेंट डीवी कैन बी रिटन एज, कैसे लिखते हैं आपको पता होना चाहिए, हमने पढ़ा हुआ है। इसको हम लिखते हैं कैसे? डी आर किसके अलॉन्ग होगा? ये आर के अलॉन्ग, दिस लाइन एलिमेंट। फिर उसके बाद किसके अलॉन्ग आएगा? थीटा के अलॉन्ग कितना होता है? आर डी थीटा होता है। फिर फाई के अलॉन्ग कितना होता है? आर साइन थीटा डी फाई के बराबर आता है। तो अगर मैं सॉल्व करूं इस सबको तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर, दिस वन इज साइन थीटा, डी आर डी थीटा डी फाई आ जाएगा। तो दिस इज वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट डी वी इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, थोड़ा बहुत खराश हो रही है तो उसके लिए मैं पहले ही माफी चाहता हूं। तो ये मेरे पास क्या निकल गया भाई? डीवी निकल गया। ठीक है, अभी वैल्यू सिंपल यहां आपको पुट करनी है। नाउ दिस इंटीग्रेशन ऑफ एफ आर थीटा फाई ऑफ डीवी विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो यहां पर डी आर डी थीटा डी फाई है तो ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा और वॉल्यूम इंटीग्रेशन को हम ट्रिपल इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ट्रिपल इंटीग्रेशन किसके लिए? इस f की वैल्यू कितनी है मेरे पास? दिस इज आर स्क्वायर एंड हियर वी हैव ए कॉस थीटा और फिर इनटू में कितना आ जाएगा? डीवी की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ? आर स्क्वायर, दिस वन इज साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, डी आर डी थीटा डी फाई आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर क्या करनी है? लिमिट रखनी है। देखो भाई आर की लिमिट कहाँ से कहाँ है? 0 से 2। तो आर की लिमिट कहाँ से कहाँ है? 0 से 2 है। थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ है? 0 से π/3। तो थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ है? 0 से π/3 है। और फाई की लिमिट कहाँ से कहाँ है? 0 से 2π। जो फाई है मेरा उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ है? 0 से 2π है। फाई की लिमिट कहाँ से कहाँ है? 0 से
टू पाई है। बस अब इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है। तो अगर मैं इस इंटीग्रेशन को यहाँ पर सॉल्व करने जाऊँ तो वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू, तो थोड़ा बहुत इसको अंदर पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा ये। तो दिस इज आर की पावर 4 और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा मल्टीप्लाई में। दिस वन इज कॉस थीटा और इंटू में कितना आ जाएगा ये साइन थीटा। फिर क्या आएगा डी आर डी थीटा डी फाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई डी आर डी थीटा डी फाई आ जाएगा। ठीक है, तो आर वाले एक साथ लिख लो और फाई वाला एक साथ लिख लो और थीटा वाले एक साथ लिख लो और लिमिट भी रखते रहो। यहाँ पर आर की लिमिट कहाँ से कहाँ है भाई 0 से 2 है। थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ है 0 से π/3 है। और फाई की लिमिट कहाँ, ये किसकी लिमिट है थीटा की। और फाई की लिमिट कहाँ से कहाँ है 0 से 2π। यहाँ क्या आ जाएगा 2π आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू फाई की जगह इंटीग्रेशन 0 से 2π। देखो फाई वाला कोई टर्म तो है नहीं है, बस सिंपल मेरे पास क्या है यहाँ डी फाई है, तो यहाँ मैंने डी फाई लिख दिया। फिर क्या आएगा इंटीग्रेशन थीटा के लिए, देखो यहाँ उसके पहले आर के लिए देख लो, आगे पीछे कर सकते हैं हम। ये 0 to 2 क्या है आर है, अंदर कितना बच गया ये आर की पावर 4 और इंटू कितना आ गया डी आर आ गया। फिर इंटीग्रेशन थीटा की लिमिट 0 से π/3 और ये मेरे पास क्या है कॉस थीटा साइन थीटा। तो मेरे पास यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू में कितना आ गया भाई यहाँ पर डी थीटा आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे अब हम, या फिर इधर ही कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर करने को जाऊँ तो फाई का कितना हो जाएगा डी फाई का 5 हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से 2π। आर की पावर 4 है तो कितना आ जाएगा ये आर की पावर 5 अपॉन में कितना आ जाएगा 5। लिमिट 0 से कितना आ जाएगी 2 आ जाएगी। और फिर कॉस थीटा साइन थीटा, तो दो तरीके हैं इसको करने के। या तो आप यहाँ क्या अज्यूम कर लो इस कॉस को t मान लो, या फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। तो दिस इज 0 से π/3 ये 1/2 हो गया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा और इंटू में कितना आ गया ये डी थीटा आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट पुट करिए तो कितना बचा सिंपल यहाँ पर 2π बच गया। ये कितना बच गया यहाँ पर 2 की पावर 5 और अपॉन में कितना आ गया 5 आ गया और इंटू 1/2 बाहर आ गया। दिस इज इंटीग्रेशन 0 से π/3 और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। कितना आ जाएगा ये साइन 2 थीटा और इंटू कितना आ गया डी थीटा आ गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के बाद नाउ दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू दिस वन इज 2π इंटू 2 की पावर 5 और अपॉन में कितना आया ये 5 आ गया और ये 1/2 भी है यहाँ पर 1/2 भी लिख दो। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का दिस विल बी अवर माइनस का cos 2 थीटा और अपॉन में कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर वेरिएबल चेंज करूंगा 2 थीटा को क्या मानकर चलूंगा t मान कर चलूंगा तो अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा और लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी 0 से π/3 आ जाएगी। ठीक है, देखो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा तो दिस इज और 2 की पावर 5 कितना होता है इंटू में कितना आ गया 32 आ गया ये और अपॉन में कितना आ गया भाई 5 आ गया और गुणा पहले अपर लिमिट फुल लोअर लिमिट। तो उससे पहले एक काम करें -1/2 बाहर ले लो, अंदर कितना बचा जब मैंने अपर लिमिट पुट करी तो ये मेरे पास कितना आ गया cos 2π/3 आ गया। फिर ये माइनस का कितना आ गया यहाँ पर मेरे पास cos 0 आ गया। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये मेरे पास कितना बच जाएगा इधर पे ये आया मेरे पास कितना पाई इंटू 32 डिवाइड में कितना आ गया 5 आ गया इंटू दिस इज माइनस का 1/2 एंड इंटू cos 2π/3 यानी cos 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 2π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस कितना आ जाएगा ये माइनस का √3/2। सही कह रहा हूं सॉरी cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 1/2 आ जाएगा और ये -1 आ गया cos 0 कितना होता है 1 आता है। ठीक है, तो सॉल्व करो इसको, ये हो गया मेरे पास कितना पाई इंटू 32 डिवाइड में कितना आ गया 5 आ गया और इंटू दिस वन इज माइनस का 1/2 इंटू 2 एकम 2 और 1 3 तो माइनस का 3/2 हो गया। ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा
ये कट गया कितनी बार, 16 दूनी 32 हो गया ये 8 दूना 16 हो गया ये, और 8 तियां 24। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई, 8 तियां 24 पाई, दिस वन इज 24 पाई, डिवाइड में कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब मुझे पूरा सॉल्व करना है, तो पाई की वैल्यू मैं कितना ले सकता हूँ यहाँ पर, दिस इज 24, पाई की वैल्यू कितनी आ गई 3.14, अपॉन में कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए। कहाँ गए चाचा कैलकुलेटर, ओह आई थिंक ये कल अपडेट हुआ तो उससे क्या हो गया, ये इसका कैलकुलेटर गायब हो गया। ठीक है, तो दोबारा मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो अगर मैं सॉल्व करने के जाऊं तो ये 5 को 20 आ गया, और पॉइंट 8 40 आ गया, इंटू दिस वन इज 3.14, तो ये मेरे पास कितना आया 3.14, इंटू आ गया मेरे पास कितना 4.8 आ गया। 8 तियां 24, 8 चौको 32 की 2 हासिल लगो 3, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 3 11 के 1 हासिल लगो 1, 8 तियां 24 और 1 25, ऐसा कुछ आया। अपॉन में 4 चौको 16 की 6 हासिल लगो 1, 4 चौको 16 की 6 हासिल लगो 16 की 6 हासिल लगो 1, 4 चौको 16 की 6 हासिल लगो 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तियां 12, 4 तियां 12, ऐसा कुछ आया। ये मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, 6 और 1 7 आ गया, 5 5 है 10 की 0 हासिल लगो 1 आ गया, 2 और 2 4 आ गया, और 1 5 और ये 1 आ गया। ठीक है, 1 2 3 ये आ गया। तो आंसर कितना हो गया मेरा यहाँ पर, और आंसर इज 15.0720, तो 15.07 इज अवर आंसर, बिकॉज ने कुछ 2 डेसिमल तक बोला था, तो कितना आ जाएगा 15.07। ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और एक लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन था, लेकिन अगर आप इसी इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करो ना तो इतना लंबा आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये लंबा आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इन इंटीग्रेशन को देखकर कहीं भी डरना नहीं है, आगे भी ऐसे बड़े बड़े इंटीग्रेशन आएंगे। ऐसा लगता है कि भाई 3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक बार फाई के रिस्पेक्ट में, एक बार आर की, एक बार थीटा, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि फटाफट से रिजॉल्व हो जाता है अगर आपने हर स्टेप सही तरह से क्या कर रखा है, यूज कर रखा है तो। ठीक है, तो ये यहां पर हम कितना लिख देंगे 15.07 लिख देंगे, तो यहां मेरा कितना लिखना है हमको 15.07, तो दिस इज अवर आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए फंक्शन x की पावर 3 माइनस 2y क्यूब द कर्व अलोंग विच डेल स्क्वायर एफ इज 0, इसको हम लाप्लास इक्वेशन भी बोलते हैं, और जो डेल स्क्वायर लिखा है उसको हम लाप्लाशियन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि इनमें से वो कौन सा कर्व है जिसके अलोंग डेल स्क्वायर एफ की वैल्यू कितनी हो, 0 के बराबर हो। ठीक है, तो मुझे फंक्शन दे रखा है यहाँ पर, सिंपल से कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो मुझे यहाँ फंक्शन दे रखा है क्या, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस का 2y की पावर 3। ठीक है, अगर मैं यहां से क्या निकालूं भाई, डेल स्क्वायर एफ निकालूं, तो इस डेल स्क्वायर एफ को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, दिस विल बी ओवर डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर एंड प्लस का दिस वन इज ओवर डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर एंड प्लस का दिस वन इज डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ध्यान रखना। ठीक है, स्फेरिकल में अलग चीज होती है और सिलिंड्रिकल में अलग होता है, तो कार्टेशियन में कुछ ऐसे होता है, तो मैंने लिख लिया। और इनटू में कितना आ गया यहाँ मेरे पास x की पावर 3 एंड माइनस का कितना है मेरे पास 2y की पावर 3 है। ठीक है, तो एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ, एक बार इसके साथ, तो ये मेरे पास कितना है देखो, दिस इज डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर ऑफ किसका, दिस वन इज x की पावर 3 माइनस 2y की पावर 3। ठीक है, फिर यहाँ प्लस कितना आ जाएगा, ये दिस वन इज डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर ऑफ किसका, दिस वन इज x की पावर 3 माइनस 2y की पावर 3। फिर जब z के साथ करूँ तो वैसे 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ z है नहीं, तो लास्ट वाला टर्म कितना हो जाएगा मेरा, सिंपल 0 हो जाएगा। तो आगे सॉल्व कर देंगे इसको, तो x के रिस्पेक्ट में देखो, एक बार होगा तो पहला वाला डेल ओवर डेल एक्स तो ऐसे रहेगा, या फिर इसको क्या बोलते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, या फिर डेल ओवर डेल एक्स। तो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो इसका 0 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये मेरे पास कितना आएगा यहाँ पर प्लस का,
ये डेल ओवर डेल वाई तो ऐसे रहा, या फिर पार्सल ओवर पार्सल वाई ऐसे रहा। देखो इसका तो जीरो हो जाएगा एक्स वाले का, इसका कितना हो जाएगा माइनस का 3 दूना 6, 6y स्क्वायर आ गया। ठीक है, नाउ एक बार और कर दो। फिर अगर मैं एक बार और करूंगा यहां पर, तो एक बार और करने पर कितना हो जाएगा ये, इसका कितना हो जाएगा 3 दूना 6x हो जाएगा, 3 दूना 6x, और ये माइनस का 6 बाहर आ जाएगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, माइनस का 12y आ जाएगा। एंड क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 0 है तो यहां से मेरे पास 6 बाहर ले लो, अंदर कितना आ जाएगा ये x माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। ओ 4 नहीं आएगा, कितना आएगा ये 2 आएगा। कितना आएगा x माइनस का 2y इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, 6 इधर अगर 0 हो जाएगा तो x माइनस का 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से मेरे पास 2y के बराबर आ गया। एंड दिस इज अवर आंसर। यही क्या होगा, कर्व होगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। आसान सा क्वेश्चन था, आप चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एक कर्व इज गिवन बाई, एक कर्व दे रखा है। आपको एक चीज अनुभव हो गया होगा कि जब मैं टाइप करता हूँ, जब पीडीएफ बनाता हूँ ये वाला, तो ये मेरे कैप ऐसा आगे खिसक जाता है, क्योंकि मैं कॉपी करता हूँ ना उसको, पीडीएफ से जब क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ प्रीवियस वाले, तो ये आगे चला जाता है। अब इसको यहाँ लाने में बहुत टाइम लगता है, तो आप इतना सेल्फ अंडरस्टूड हो कि भाई ये दिक्कत रहेगी कि आई के ऊपर ये कैप है। तो मुझे क्या दे रखा है यहाँ मेरे पास, दिस आर वेक्टर टी, जो आर है पोजीशन वेक्टर है या कोई कर्व है, वो टी का फंक्शन है। कुछ इस तरह से है कि टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर इंटू जे कैप, और फिर प्लस यहाँ पर कितना है टी की पावर 3 इंटू के कैप, द यूनिट वेक्टर ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट टी इक्वल टू 1। यानी 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा यूनिट वेक्टर है जो किस डायरेक्शन में है, टेंजेंट की डायरेक्शन में है, और कहां पर, t इक्वल टू 1 पर। यानी पहले मुझे t इक्वल टू 1 पर टेंजेंट निकालना है, फिर उस टेंजेंट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल देना है। सिंपल सी बात है, क्लियर बात। तो पहले क्या निकालेंगे, टेंजेंट निकाल देंगे। टेंजेंट निकालने का मतलब क्या हुआ, किसी एक पॉइंट पर स्लोप निकालना। देखो जरा समझना इस तरह से, मान लिया मेरे पास एक कर्व है, ठीक है, ये कर्व है इस तरह से जो t और r के बीच है। ठीक है, ये इसके लिए नहीं हो सकता, माना कोई भी रैंडम कर्व है यूं करके, ये कर्व है। मान लिया मुझे इस पॉइंट पर क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। किस पॉइंट पर भाई, ये जो पॉइंट है यहां पर, मुझे इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पर ऐसे टेंजेंट खींच दूंगा यूं करके। ये क्या खींच दिया मैंने यहाँ पर, एक टेंजेंट खींच दिया। ये क्या खींच दिया मैंने यहाँ पर, एक टेंजेंट खींच दिया। इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही यहां पर क्या होगा, इस कर्व का भी स्लोप होगा। सिंपल सी बात है। यहां बोल सकते हैं वो बताएगा कि इस पॉइंट पर एक कर्व किस तरह से आर के साथ चेंज हो रहा है, उसका रेट बताएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो रेट बताएगा, इसका मतलब इस पॉइंट पर स्लोप किसके बराबर होगा, डी आर बाई डी टी के बराबर होगा, कि जो आर है वो टी के साथ इस पॉइंट पर कैसे चेंज हो रहा है। तो इस टेंजेंट का स्लोप निकालना, मुझे सिंपल क्या निकालना है, डी आर बाई डी टी निकालना है। तो निकाल दो भाई, डी आर अपॉन डी टी अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये डी बाई डी टी ऑफ, ये कितना आ गया यहाँ टी आई कैप प्लस का टी स्क्वायर जे कैप एंड प्लस टी की पावर 3 इंटू में कितना आया, के कैप आया। दिस ब्रैकेट विल क्लोज। देखो पहले इसका डेफिनेशन, फिर इसका टाइम रिस्पेक्ट में, इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपल क्या बचेगा मेरे पास, आई कैप बचेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो कितना आ जाएगा, ये 2t इंटू जे कैप आ गया। अगर मैं इसका करूंगा तो कितना आ गया, ये 3t स्क्वायर और इंटू में कितना आ गया, के कैप आ गया। तो दिस इज 3t स्क्वायर के कैप। तो दिस इज टेंजेंट या स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब मुझे इस टेंजेंट की डायरेक्शन में क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। लेट अस से दिस वेक्टर इज कैपिटल आर, या बोल सकते हैं कुछ भी बोल दो, कैपिटल आर बोल दो। इसी वेक्टर की डायरेक्शन में क्या निकालना है, मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। तो क्या होता है भाई, आर कैप अगर निकालूंगा तो दिस आर कैप विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर आ जाएगा। अब इस आर वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, आई कैप प्लस 2t इंटू जे कैप।
लेकिन ध्यान देना एक चीज और, कहां पर निकालना है, t इक्वल टू 1 पर। तो पहले मुझे यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, किसके लिए, t इक्वल टू 1 के लिए। यानी इस इक्वेशन में क्या रख दोगे आप, t इक्वल टू 1 रख दोगे पहले तो एक काम करो, पहले क्या निकाल दो, dr/dt निकाल दो, कहां पर, t इक्वल टू 1 पर। यानी जहां जहां t है वहां कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां तो t है नहीं तो ये ऐसे रहेगा, i कैप प्लस कितना आ जाएगा ये, ट्वाइस ऑफ j कैप प्लस एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, तो 3 ऑफ k कैप आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसको क्या बोल दो, r वेक्टर बोल दो। इस r वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मुझे निकालना है, तो अगर मैं r कैप निकालूंगा, r कैप विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, r वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r आ गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू r वेक्टर की वैल्यू कितनी है, i कैप प्लस ट्वाइस ऑफ j कैप प्लस 3k कैप, और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड सबने पर पड़ा है, कितना होता है भाई, 1 का स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा ये 2 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा ये 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे भाई तो कितना आ जाएगा ये i कैप प्लस का ट्वाइस ऑफ j कैप एंड प्लस का 3k कैप एंड अपॉन में कितना आ गया ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9, कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस कितना आया 9 आया, तो कितना आ गया 14 हो गया ये। तो दिस इज i कैप प्लस ट्वाइस ऑफ j कैप प्लस 3k कैप एंड अपॉन में कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 14, एंड दिस इज अवर आंसर। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई मैच कर रहा है, हाँ जी, जो डी ऑप्शन है मेरा वो करेक्ट है। दिख रहा है, दिख रहा है आपको, बिकॉज ये मैंने सीधे पेस्ट करके लिखा ना यहाँ पर, वहां से क्रॉप करके यहाँ पेस्ट किया, थोड़ा सा क्या हो गया है, ब्लर हो गया है। ठीक है, तो दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, क्लियर, ओके। तो ये मेरे पास कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3, अगेन 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियर है बात, ओके। ठीक है, फिर आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है ना, बता दो भाई, डाउट है तो, किसी को भी डाउट है तो या तो यहाँ पूछ लो, मतलब कमेंट में पूछ लो, या फिर व्हाट्सएप कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात। ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, एक प्लेन में ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। बच्चों वाला क्वेश्चन है, इन दोनों के परपेंडिकुलर या उस प्लेन के परपेंडिकुलर मुझे एक यूनिट वेक्टर निकालना है। हमने एक चीज मस्त चीज पढ़ी है क्या वेक्टर में, सिंस वी नो दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, सी के बराबर होता है। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, सी के बराबर होता है। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, सी के बराबर होता है। और जो ये सी वेक्टर है ना, ये सी वेक्टर जो है वो ए के परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ ये सी वेक्टर जो है वो बी के भी परपेंडिकुलर है। और यहां पर जो मेरे पास ए और बी हैं वो दो के दो कहां हैं, सेम प्लेन में है। ये दो के दो कहां है मेरे पास, सेम प्लेन में है। कहां है, सेम प्लेस नहीं, सेम प्लेन में है। कहां है, सेम प्लेन में है। ठीक है, ये दोनों कहां है, सेम प्लेन में है। यानी वेक्टर ए और बी वेक्टर दोनों कहां है, सेम प्लेन में है। अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो नया वेक्टर मिलेगा जो ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। अगर वो ए और बी के परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है वो उस प्लेन के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो मुझे सिंपल ये सी वेक्टर निकालना है और ए और बी मुझे यहां पर गिवन है। देखो थोड़ा सा यहां पर अगेन आई कैप के कैप जे कैप क्या हो गए, कैप उनकी टोपी उड़ गई तो हम टोपी उनके सीधे लाएंगे उनके सर के ऊपर। तो यहां से मेरे पास वेक्टर ए दे रखा है कितना, मेरे को देखो ये दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप एंड दिस वन इज माइनस का 2k कैप। और वेक्टर बी मुझे यहां पर दे रखा है कितना, देखो दिस वन इज ट्वाइस ऑफ आई कैप एंड माइनस का जे कैप एंड प्लस का के कैप। कितना दे रखा है, प्लस का के कैप। हम सिंपल क्या करेंगे, यहां से ए क्रॉस बी निकाल देंगे। अब ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे भाई, हमें निकालना क्या है भाई, ए क्रॉस बी निकालना है। और कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट वाली मेथड से। तो यहां मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो आई कैप, फिर यहां कितना आ जाएगा जे कैप, फिर यहां कितना आ जाएगा के कैप, फिर ए वाले के यहाँ आई का कितना है मेरे पास मल्टीप्लाई में 1 है, जे के में कितना है 1 है, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। अगर मैं बी की बात करूँ तो यहाँ कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा -1, यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। एंड दिस डिटरमिनेंट इज क्लोज। सॉल्व करो डिटरमिनेंट को, पहला रो पहला कॉलम, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो दिस वन इज आई कैप और आई कैप के इनटू में कितना आया 1 इंटू 1 और माइनस का -2 इंटू 1, तो -2 इंटू 1
+2 और फिर यहाँ कितना आ जाएगा, फिर -2 आ जाएगा। फिर ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ -j, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो एक एकम 1 हो गया ये, और फिर मैंने माइनस प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, तो मैंने माइनस कितना आ जाएगा, प्लस 2 दूना 4, प्लस का 4 आ गया। फिर यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का k, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो एक एकम 1 माइनस का 1, 2 एकम 2 माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस यहाँ वाला आया। सॉल्व करेंगे इसको, तो मेरे पास a क्रॉस b मान लो किसका बराबर है, c के बराबर है। लेट अस से दिस a क्रॉस b इक्वल टू c वेक्टर। तो यहां से मेरे पास नया वेक्टर निकल के आया c वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a एंड वेक्टर b बोथ, विच इज इक्वल टू माइनस का i कैप हो जाएगा यहाँ से, एंड माइनस का कितना आ गया, ये 5j कैप आ गया, एंड दिस वन इज माइनस का 3k कैप आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। देखो आप यहीं पर आंसर निकाल दे सकते हो, बिकॉज न इसमें है ऐसा, न इसमें है, न इसमें है, सिर्फ इसमें है, तो डी आंसर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं। तो अगर मैं सी कैप निकालूं तो सी कैप विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी वेक्टर, बिकॉज हमको निकालना क्या है, यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो सी वेक्टर विल बी इक्वल टू, सॉरी सी कैप विल बी इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस का आई कैप माइनस का 5 जे कैप माइनस का 3 के कैप, एंड अपॉन में कितना आ गया भाई, दिस वन इज अंडर रूट के अंदर -1 का स्क्वायर एंड प्लस -5 का स्क्वायर, फिर प्लस का कितना आया, -3 का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ आया। करो भाई सॉल्व करो इसको। तो ये मेरे पास कितना हो गया, सॉल्व करने के बाद ये ऊपर तो ऐसे रहा, माइनस का आई कैप माइनस का 5j कैप माइनस का 3k कैप, ये चीज़ ऐसे रही। अब नीचे वाली की बारी है, तो दिस इज अंडर रूट के अंदर 1 + 25 + 9 और 1 10 और 25 कितना होता है भाई, 35। तो ये माइनस का आई कैप माइनस का 5j कैप माइनस का 3k कैप, और अपॉन में कितना आ गया भाई, ये अंडर रूट ऑफ 35। ये क्या निकला मेरे पास, यूनिट वेक्टर सी कैप विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच प्लेन वी हैव टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर बात, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, क्लास 11th का बच्चा भी कर ले, तुम्हारे पास जैम आ रखा है 2019 में। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, 1 नंबर का आया होगा। ओके, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहने वाला है। क्या बोल रहा है, इफ phi x y z इज ए स्केलर फंक्शन विच सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन। जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एक चीज बोली थी कि भाई ये लाप्लास इक्वेशन है। क्या है लाप्लास इक्वेशन, आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि एक मेरे पास एक फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है, जो कि लाप्लास इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। देन ग्रेडियंट ऑफ फाई सोलेनोइडल एंड इररोटेशनल, पहला ऑप्शन। सोलेनोइडल बट नॉट इररोटेशनल, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या है, इररोटेशनल बट नॉट सोलेनोइडल, नाइदर सोलेनोइडल और नॉर इररोटेशनल। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि भाई ये जो वर्ड यहां पर यूज हुआ सोलेनोइडल, इसका मतलब क्या होता है, और इररोटेशनल इसका मतलब क्या होता है। मान लिया आपके पास क्या है, कोई एक वेक्टर फंक्शन है, क्या कर लो, मान लो आपके पास क्या है, कोई एक वेक्टर फंक्शन f है। ठीक है, एक वेक्टर फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, वेक्टर फील्ड है या वेक्टर फंक्शन है, कुछ भी बोल सकते हो आप, वेक्टर फील्ड बोल दो। आपके पास क्या है, इस तरह से एक वेक्टर फील्ड है। अगर इस वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस यानी डेल डॉट एफ, इसका डाइवर्जेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस कितना आ रहा है भाई, 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये कैसा है, सोलेनोइडल फंक्शन है। इसका मतलब जो f है वो कैसा है, सोलेनोइडल है। कैसा है ये, सोलेनोइडल है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इस वेक्टर फील्ड का कर्ल निकालूं, कर्ल ऑफ f निकालूं, और ये 0 आ जा रहा है, यानी वेक्टर फील्ड कैसा है मेरा, कर्ल लेस है, तो ये कैसा हो गया भाई, इररोटेशनल हो गया। कैसा हो गया भाई, इररोटेशनल। तो दिस इज अवर इररोटेशनल फील्ड। तो ये बात समझ में आई कि भाई सोलेनोइडल का मतलब क्या हुआ और इररोटेशनल का मतलब क्या हुआ। यानी डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज 0, इट मीन आवर वेक्टर फील्ड इज सोलेनोइडल। सिमिलरली इफ b is कर्ल ऑफ f इज 0, इट मीन इट इज इररोटेशनल। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या है भाई, इररोटेशनल है। ठीक है,
किधर है बात इतनी। इनका बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल मीनिंग भी होता है। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड पढ़ेंगे तो वहां पर समझ में आएगा कि भाई इसका मतलब फिजिकल मीनिंग क्या हुआ और इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ। लेकिन बहरहाल हम अपने काम पे आते हैं। हमें क्या दे रखा है, एक स्केलर फंक्शन दे रखा है फाई, जो कि किसका फंक्शन है, x, y, z का फंक्शन है। और ये कैसा है भाई, स्केलर है, ऐसा उसने बोल रखा है। क्या है ये, स्केलर है। वो इस फंक्शन की बात नहीं कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, इसके ग्रेडियंट की बात कर रहा है। इसकी किसकी बात कर रहा है, ग्रेडियंट की बात कर रहा है। हमें ये बताना है कि जो मेरे पास डेल फाई है, ये एक फंक्शन आएगा। अगर मैं किसी स्केलर का ग्रेडियंट निकालता हूं तो ये कैसा फंक्शन आएगा, एक वेक्टर फंक्शन आएगा। कैसा आएगा भाई, ये वेक्टर। इसमें आई कैप, जे कैप, के कैप आएंगे अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो दिस इज अवर ग्रेडियंट ऑफ फाई विच इज वेक्टर। तो इसका डाइवर्जेंस निकलेगा। अब उसने ये बोला है कि भाई अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास जो डेल फाई है वो कोई एक फंक्शन एफ है जो कि वेक्टर फंक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, क्या वो इन दो इक्वेशन को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, या फिर एक को कर रहा है एक को नहीं कर रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो मेरा f इक्वल टू ये है यहां पर, यानी मुझे ये चीज दिखानी है कि ग्रेडियंट ऑफ f, सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ f इज इक्वल टू 0। ये है या नहीं है, ये है या नहीं है, ये मुझे दिखाना है, ये मुझे दिखाना है। देखो अगर मैं थोड़ा बहुत f की वैल्यू पुट करूं तो कितना आ जाएगा, ये डेल डॉट और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल फाई हो जाएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बाय डेफिनेशन डेल स्क्वायर फाई लिख सकता हूं। क्या ये जीरो है, हाँ है। कैसे जीरो है, देखो उसने खुद ही बोला है, इज सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन दिस विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब सिंपल सा भाई, ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर है, बिकॉज दिस इज अवर लाप्लास इक्वेशन। ये मेरे पास क्या है, लाप्लास इक्वेशन है भाई, दिस इज अवर लाप्लास इक्वेशन। ये हमारी क्या है, लाप्लास इक्वेशन है। इस पर मैंने गलत लिख दी तो ये देख लेना, लाप्लास इक्वेशन है, ठीक है। और ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये भी सही है, यानी इसका जो डाइवर्जेंस है वो कितना होगा, 0 होगा। इस ग्रेडियंट, इस स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस 0 है। इसका मतलब ये जो मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ फाई है, ये कैसा फंक्शन है, एक सोलेनोइडल है। कैसा है ये, सोलेनोइडल है। अगर ये सोलेनोइडल है तो ऐसा कुछ है यहां पर, हाँ। अभी हमें एक चीज और चेक करनी है, दिस इज इररोटेशनल। अगर वो इररोटेशनल भी हुआ तो फिर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। तो दूसरी चीज क्या देखनी है मेरे को, कर्ल ऑफ एफ देखना है। और इस केस में जो एफ है मेरा किसके बराबर है भाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई के बराबर है। अब एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था थ्योरी वाले लेक्चर में कि ग्रेडियंट ऑफ एनी, सॉरी, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज 0। ये हमेशा कितना होता है, 0 होता है। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज 0। इसमें कोई शंका ही नहीं है कि ग्रेडियंट का जो कर्ल होगा, किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट का जो कर्ल होगा वो हमेशा कितना आएगा, आंसर 0 आएगा। अब कैसे आएगा, देखो थ्योरी के लेक्चर आपने पढ़ा हुआ है और आई होप पढ़ के ही आप यहां पर आए होगे, ठीक है। तो पढ़ा है तो अच्छी बात है। तो ये कितना होगा भाई, 0 होगा। तो इसका मतलब कर्ल ऑफ दिस डेल फाई इज ऑल्सो 0। इट मीन दिस डेल फाई या बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ अवर स्केलर फंक्शन इज इररोटेशनल। कैसा है भाई, ये इररोटेशनल भी है, साथ ही साथ सोलेनोइडल भी है। तो सोलेनोइडल एंड इररोटेशनल, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा मेरा, करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज बाकी सब क्या बोल रहे हैं, या तो इररोटेशनल बोल रहे हैं या फिर सोलेनोइडल बोल रहे हैं, या बोल रहे हैं तो इररोटेशनल होगा, नहीं सोलेनोइडल होगा, ठीक है। इसका प्रूफ आप देख लेना भाई वहां जाके, लेक्चर में जाके, और पूरा वहां पर करा रखा है अच्छे से, ठीक है। क्लियर है बात। अगर नहीं मिलेगा तो फिर मुझे मैसेज करना, मैं दोबारा से लेक्चर बना के आपको दे दूंगा कि भाई इस तरह से होता है। क्लियर है बात नहीं, ओके। तो ये क्या था भाई, आज का हमारा लास्ट लेक्चर था और बड़ी मेहनत से आपके लिए ये क्वेश्चन लाया हूं मैं और आपको यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूं। और आई होप आपको ये पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यहाँ पर लिखा मैंने फ्री है, लेकिन इसकी जो अहमियत है ना इस लेक्चर सीरीज की, वो फ्री से कई गुना आगे है भाई, ये बात आप सोच लो। तो सिर्फ लिखा फ्री है तो उसको हल्के मत लेना आप, ये क्वालिटी कंटेंट है। और आप अगर YouTube में छान के देखोगे मेरी वीडियोस को, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके, किस लेवल की वहां पर फिजिक्स पढ़ाई जाती है और किस लेवल का वहां पर प्रेजेंटेशन होता है। और उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी हैं। अगर आप उन्हें देखकर इन क्वेश्चन में आओगे ना, बिलीव मी, आप ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, अटकोगे नहीं आप किसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर डील करेंगे। तुम सबको पता है, पढ़ना आपको है,
मुझे मेरा काम क्या है बताना, मैंने बता दिया। क्लियर है बात। तो इस लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं। एक लेक्चर में 5 क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि बहुत है, ठीक है, कम से कम 30 35 40 मिनट की वीडियो बन जाती है। बस तो 5 क्वेश्चन 15 मिनट में सॉल्व हो जाने चाहिए, लेकिन मैं समझा भी तो रहा हूँ ना, तो वक्त तो लगता है, ठीक है। और कोई भी 2x में देखेगा भाई, इत्मीनान से पढ़ो, पूरा गौर से उसको, ठीक है। 2x लगेगा तो 2x ही हो जाओगे फिर, समझ रहे हो, ठीक है। फिर तो आज के इस लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।